नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हल करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं और ये हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है। और मैथ डीआई के इसमें 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न को आपको हल करना है हमारे साथ-साथ और समझते चलना है। और आने वाली परीक्षा में आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। हमने अभी तक 13 डीआई के प्रैक्टिस सेट हल करवाए, आगे हम लगभग 50 तक इस चीज़ चलाएँगे। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार वीडियो की। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है? अ, निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक को प्रकाशित करने में व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है और पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पुस्तक के प्रकाशन में हुआ विभिन्न व्यय प्रतिशत में दिया गया है, जिसमें आप पाई चार्ट में देखेंगे तो ये आपका प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखा है, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10% दे रखा है, रॉयल्टी कॉस्ट जो है 15% है, बाइंडिंग कॉस्ट 20% है, प्रोडक्शन कॉस्ट 10% है और पेपर कॉस्ट आपका 25% है, ठीक है? तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,200 का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए, जो प्रकाशक को मुद्रण की लागत है, वो कितनी है? 30,600 और यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट की कीमत कितनी दे रखी है? 20%। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 20% है, वो किसके बराबर होगा? 30,600 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं यहाँ से। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, यानी कि 1530 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कागज की लागत कितनी है? तो कागज देखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 25%। तो यहाँ पर 25% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 25% बराबर क्या हो जाएगा? 1530 गुणे 25। तो ये जीरो हो जाएगा। 25 तिया 75, 5 हाथ से लगा 7, 25 पंचे 125, 125 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और 25 सेकंड 25 तीन 28। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, है ना? ये आपका 38 हो गया। तो 38,250 ये हमारा आंसर आ गया। ये जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है 38,250, ठीक है? सवाल आसान था। देखिए, 20% की कॉस्ट दे रखी है 30,600, तो 20 से ये काट देंगे 1530 बार। 25% की कॉस्ट पूछ रहा है। 25% जो है ये क्या है? पेपर कॉस्ट। ये आपका आया है पेपर कॉस्ट, ठीक है? तो 1530 गुणे 25 कराएंगे तो आपका 38,250 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2, पुस्तक पर रॉयल्टी और कागज की लागत से कितने परसेंट कम है? तो यहाँ पर देखिए, रॉयल्टी कितना है? 15% और कागज का कितना है? पेपर। हाँ, तो कागज पर लागत जो है वो आपकी कितनी दे रखी है? 25%, ठीक है? ये 25% दे रखी है।
तो इसे काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 पंचे 25। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। अब 2 का अंतर कितने पे? 5 पर, गुणे 100। तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। तो 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40%। 40% ये हमारा आंसर रहेगा। बताइए, क्या आप सबको क्लियर है? विकल्प नंबर सी आपका सही है। ठीक है, आसान प्रश्न था। चलें अगले प्रश्न पर। जल्दसाजी या बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूपी केंद्रीय कोण क्या है? तो जल्दसाजी यानी बाइंडिंग, बाइंडिंग का कितना है ये 20% दे रखा है। और हमसे पूछ रहा है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण जो हम लोग निकालेंगे वो कितने पे निकालेंगे? 360 पे। ठीक है, 360 गुणे, और बाइंडिंग का कितना दे रखा है? 20%। तो ये 20 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, 20 पंचे 100 और 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि ये आपका आ गया 72 डिग्री। 72 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो सवाल में? क्या आसान सवाल लग रहे हैं? बताएं। अगला प्रश्न देखिए इसी प्रकार से, कागज की लागत के केंद्रीय कोण तथा बाइंडिंग की लागत के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या है? देखिए बाइंडिंग का तो अभी हमने निकाला था। बाइंडिंग का केंद्रीय कोण जो है वो कितना है? 72 डिग्री है। ओके, 72 डिग्री है। ठीक है, बाइंडिंग कितना है? 72 डिग्री। और कागज की लागत का निकाल लीजिए, पेपर कॉस्ट 25% है। 25 यानी कि 360 गुणे 25/100। 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, 4 नेमा 36। तो ये आपका आ गया पेपर कॉस्ट। ठीक है, कितना आ गया? 90। तो उसने इनका क्या पूछा है आपसे? रेशियो पूछा है। तो 90 रेशियो 72 कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 18 चौक 72। तो ये 5:4 आ जाएगा, जो कि विकल्प आपका सी दे रखा है। ये आपका आंसर है। बताइए, क्या आसान प्रश्न है या किसी को कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में ना आ रहा हो? बताएं, कमेंट करें। हम्म, इट्स ओके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, यदि प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 भुगतान करना पड़ता है, तो कागज की लागत तथा मुद्रण लागत के मध्य अनुपात क्या है? तो देखिए कागज की लागत अभी हमने प्रश्न नंबर पहले नंबर 1 में ही निकाला था, ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने कागज की लागत पेपर कॉस्ट निकाली थी, 38,250 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा लिख दें पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट सवाल को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, 38,250। ठीक है, और मुद्रण की जो लागत है वो आपकी 30,600 दे रखी है। तो 30,000 ये 600 आपकी दे रखी है। तो यहाँ जीरो से यहाँ जीरो कटता नजर आ रहा है, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 3 बचेगा 32 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 पंचे 25, 5 से इधर काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 जीरो, 5 छक्का 30, 5 एकन 5। ठीक है, हम्म, 5 एकन 5, 610 बार हो जाएगा, और 5 से फिर काट दो इसको। तो ये कितना आ जाएगा? 5 एकन 5, 5 पंचे 25 और 5 दिया
तो इसको हम 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15 और 3 5 15। इसको देखिए काटते हैं 612 को 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो ये रेशियो आपके सामने क्या आ गया? 255 रेशियो 204। 255 रेशियो 204 ये आपका आंसर है, ठीक है? हाँ, ठीक है। काटने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी और बाकी ठीक है। आपका 255 रेशियो 204 आ गया जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ एकदम? बताइए। चलिए बच्चों, डीआई के अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है? 6 से 10 यहाँ तक आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निश्चित वर्षों में दो अलग-अलग दाखिलों में दो अलग-अलग विद्यालयों में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या देखिए दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिले हुए हैं? किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम थी? देखिए यहाँ पर दो स्कूल हैं, स्कूल ए और स्कूल बी। स्कूल ए में दोनों विद्यार्थियों को अगर आप जोड़ो तो 20 और 35 कितना हो रहा है? 55। और 2014 में देखिए दोनों स्कूल तो ये आपका कितना हो रहा है? 75। और यहाँ पर इन दोनों स्कूल को 2015 में जोड़े तो ये 90 हो रहा है। और वहीं आपका 2016 में आपका तो ये कितना हो जाएगा? 115। देखो सबसे बड़ा जो है वो 115 है, इससे छोटा 90 है, इससे छोटा 75 है और इससे छोटा 55 है। दूसरा सबसे छोटा पूछा है दोस्त, ये जो है 2014 का, 2014 में 75 है। ये दूसरा सबसे छोटा है। पहला तो आपका 2013 वाला हो गया। 14 वाला पूछा गया 2000 सबसे जो है सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो वो आपका 2014 की है 75। आपका बी विकल्प, ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई या नहीं बताइए? हाँ क्लियर है, ठीक। ओके। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या 2013 में और ए में दाखिल हुए कितने? 20। ओके, 20 हैं। और 2016 में दोनों स्कूल में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या 2016 में दोनों कितना हो रहा है? 115 के बीच अनुपात क्या होगा? तो यानी कि 20 अनुपात 115 पूछ रहा है, तो 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो देखिए 4 अनुपात 23 आ रहा है जो कि विकल्प नंबर सी है। ठीक है, तो ऐसे आसान प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और कठिन भी प्रश्न आएंगे आगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं कि वर्ष 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या। 2015 में कुल संख्या दाखिल कितनी है? 90। और 2000 शामिल 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 2016 में कितने? 115। ठीक है, अब इनके बीच में क्या कह रहा है? इनके बीच में अंतर बताइए। तो बताइए 190 में 115 में से 190 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 25। तो ये प्रश्न पूछा है देखिए यहाँ पर कि उनके बीच अंतर कितना है? तो अंतर है 25 का, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुई बात? एकदम क्लियर है? बताएं। ओके, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। सभी वर्षों में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? तो सभी वर्षों में स्कूल ए की बात कर रहा है। ए में ये 20 हो गया, फिर ये 35 हो गया और फिर ये 50 हो गया और फिर ये 60 हो गया। यानी कि 20 प्लस 35 और प्लस 50 और प्लस 60। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 165। 165 हो जाएगा और औसत है तो बटे में कितना हो जाएगा? 4।
तो यही आपका देखिए आंसर दे रखा है 165/4, ये आपका एवरेज है, औसत है, ठीक है? एवरेज, यही आपका आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी दे रखा है। चलिए अगले डीआई के प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्कूल ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या का और स्कूल बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो स्कूल ए को अभी आपने ऐड किया था, कितना था? 165। ओके, तो स्कूल ए कितना है? 165। और स्कूल बी देख लीजिए, तो ये 35 और 40 75 हो गया। 75 में 40 जोड़ दो, 115 हो गया। 115 में 55 और जोड़ दो, तो 115 में 55 जोड़ेंगे, 0 5 1 6 1 7, 170 हो गया। 170, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो आइए इसको 5 से काट देते हैं। 5 या 15, 5 या 15 और 5 या 15 और 5 एकड़ 30, 5 तिया 15 और दो बची हैं, ठीक है। 5 चौको 20, सॉरी 5 चौको 20 हो जाएगा। ये 33:34 आ जाएगा। 33:34 ये कहाँ दे रखा है? विकल्प सी में दे रखा है। विकल्प सी बिल्कुल सही है, आपका यही आंसर है, ठीक है। 33:34। बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? 10 प्रश्न हमारे पूर्ण हो गए हैं। आसान प्रश्न थे ये डीआई के, आप सब लोगों ने हमारे साथ साथ किए हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग डीआई के अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तालिका दी गई है और इसमें 2013 से और 2017 के दौरान, तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है कि किस वर्ष में कर, कर यानी कि टैक्स, ये कर है आप, और ऋण पर, ऋण मतलब लोन, ये ऋण है। किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय और ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है? तो ये आपके सामने 4 वर्ष दे रखी हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले 16 को हल कर लेते हैं। 2016 ये आपका रहा। 2016 में जो टैक्स है, टैक्स वो कितना है आपका, और ऋण, ये कर और ऋण दोनों की बात कर रहा है, तो 17.5 और प्लस 6.28, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 23.78 हो जाएगा, ठीक है। 23.78। और इसके बाद में 2016 में आपको देखना है ईंधन। 2016 में ईंधन, ईंधन आपका कितना दे रखा? 28.5, ठीक है। ईंधन 28.5। तो प्रश्न में पूछा था कि किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय, कर और ऋण पर दोनों पे ब्याज हुआ 23.7 और ईंधन पर हुए व्यय से कम है, बिल्कुल कम है। देखिए ईंधन पे व्यय 28.5 और कर पर कितना है? 23.7, यानी कम है, तो हमारा ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल सही होगा। ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बताएं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2013 से 2017 तक के वेतन पर हुए औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना है? तो सैलरी आपकी ये रही, सैलरी, सैलरी पे ये व्यय की बात कर रहा है 2003 से और 2017 तक, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी में 2013 से और 2017 तक, तो ये 60.5 प्लस 68.4 प्लस 62.4 प्लस 67.4 प्लस
84, ठीक है। इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 342.9। ये सब मान जो है करोड़ में 342.9, ठीक है। तो हमने ये कुल 5 समय जो निकाला है, कुल 5 वर्ष के लिए निकाला है। तो 5 वर्ष के लिए वेतन, औसत वेतन, वेतन पर औसत, ठीक है। तो इसमें चाहो तो यहीं पे 5 लगा दो, ऐसे 5, ठीक। यहाँ पे हम बटे 5 ये आपका कितना आ जाएगा? इसका 5 का हम भाग लगाते हैं, 5 30 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा, 5 25 40। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका 68.5 है। 68.5 ये आपका विकल्प नंबर सी है। यही आपका आंसर है। बताइए कि यहाँ तक क्लियर है सब? किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें भाई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास और व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी? देखिए परास, परास का मतलब क्या है? रेंज, रेंज। और परास क्या होता है? यानी कि आप मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर घटा दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर आप घटा दीजिए। तो सबसे पहले ये विकल्प ए में दे रखा है वेतन और ईंधन, वेतन और ईंधन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वेतन में आपका क्या है? 84, ठीक है, 84। और ईंधन, फ्यूल, फ्यूल में कितना है? इसी में पहले देखना है आपको सैलरी में, तो 60 दशमलव कितना हो जाएगा? 5, माइनस कर देंगे 60.5, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो आपका 23 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। अब इसके बाद में ईंधन और परास, ईंधन की बात करें, ईंधन में आप देख रहे हो फ्यूल में सबसे बड़ा क्या है? 30.2, 30.2। और सबसे न्यूनतम क्या होगा? 19.4, 19.4। 3.2 से 19.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10.8। जैसे वेतन और कर की बात करें तो वेतन आपका, वेतन और कर मतलब टैक्स देख लीजिए। कर में आप ये कर आपका सबसे बड़ा क्या है इसमें? 22.6, 22.6 माइनस कितना कर दें? 17.5, 17.5। तो इसको हम घटाते हैं तो आपको कितना आ जाएगा? 5.8 बचेगा, 5.8। और ऋणों पर ब्याज और कर देख लीजिए, ऋणों पर ब्याज, और ऋणों पर ब्याज क्या हो जाएगा? ऋण सबसे है 10.11 माइनस सबसे न्यूनतम माइनस 6.28, 6.28, ठीक है। इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5.23। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहा था उसने? इनमें से किस मद की लगभग समान है? पूर्णतः समान नहीं तो लगभग समान आप देख रहे हो, तो ये ऊपर वाला आपका दे रखा है ऋण का, ठीक है। ये आपका ऋण का है, और यानी लोन। और ये जो है नीचे वाला, ये आपका टैक्स। तो ऋणों पर ब्याज और कर के बराबर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका डी दे रखा है। डी जो है ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है?
कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं में से आपको क्या करना है, उसी लाइन में जैसे सैलरी है तो उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का जो अंतर होगा घटाने पर जो प्राप्त होगा वही हमारे प्रयास होता है। तो इस प्रकार से हमने सबके अलग-अलग प्रयास निकाले। तो उन्होंने कहा क्या कहा था कि इन 5 वर्ष के अवधि में जो व्यय की परास है और व्यय की इनमें से किस मद के लिए समान होगी, तो वो आपका देख रहे हैं आप ऋणों पर ब्याज और कर के इक्वल होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं बताएँ? ठीक। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या लिखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय वृद्धि 20% से अधिक है, ठीक है? तो हमें ये चेक करना है 20% से अधिक कहाँ पर है। तो अ, वेतन वेतन में देखो अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ। 2016 और 17 के बीच अंतर है सबसे ज़्यादा। नहीं 2 था तो यहाँ पर आप कर लीजिए, एक काम करें अ, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। 67.2 और बटे में कितना हो जाएगा? 67.2 और गुणे कितना हो जाएगा? 100%, ठीक है? तो हम लोग इसको हल करेंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा? तो देखिए 84.0 में से 67.2 घटा दीजिए। तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचा 13 में से 7 का 6 और 7 में से 100, ठीक है। 16.8 गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा? 67.2। इसको हल करेंगे और 25%। 25% जो आ जाएगा तो उसने यही कहा है कि ये 21 वर्ष जो है वेतन पर जो व्यय की वृद्धि वो 20% से अधिक है, तो वो 2017 में है। तो 2017 से 1884 जो हुआ है तो यहाँ पर वृद्धि जो है वो 20% से ज़्यादा है, अर्थात 25% की है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सबको? बताएं, समझ में आ गया? ठीक, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है कि वर्ष 2013 से 2017 तक के ईंधन पर औसत वार्षिक व्यय और कर पर औसत वार्षिक व्यय का अंतर क्या होगा? तो 2013 से 2017 पर पहले तो आप निकाल लीजिए ईंधन फ्यूल। फ्यूल आपका ये रहा, इसको जोड़ना है 20 और प्लस 23.4 प्लस 19.4 प्लस 28.8 प्लस 30.2, ठीक है। तो इन सबको जोड़कर आपको क्या करना है? 5 का भाग लगाना है, ठीक है। तो इसका योग बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? 121.8 बटे 5, ठीक है। और 5 से जब आप भाग लगाएंगे तो 23.36 आ जाएगा। 23.36, ओके। और फिर इसके बाद में हम लोग ईंधन ईंधन हमारा हो गया और फिर हम लोग कर यानी कि व्यय पर कर पर जो औसत व्यय है कर यानी टैक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? टैक्स जोड़ लें। 18.6 प्लस 22.6 प्लस 16.8 प्लस 17.5 प्लस 21.6, इसको जोड़ेंगे और 5 का भाग लगाएंगे तो सबको ऐड करेंगे बच्चों तो 57.1 बटे 5 हो जाएगा। और 5 का भाग लगाएंगे तो 19 दशमलव कितना हो जाएगा? 42। 19.42 जो आ जाएगा। अब आप क्या करना है? इसका अंतर पूछा गया है तो इसका अंतर पूछा गया है तो यहाँ पर सभी कितना है? 23 नहीं 24 है। 24.3 अंतर निकालेंगे। अंतर 24.3 माइनस 19.4, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4.94, 4.94। ये आपका आंसर, बताइए क्लियर है यहाँ तक?
सबको अच्छे से समझ में आया। आसान प्रश्न है। 2013 से 2017 तक ईंधन में आप सबको जोड़ लीजिए और फिर आप क्या करेंगे, फिर को सबको जोड़ लीजिए, उनका आंसर कर दीजिए आपका आंसर। ठीक है, एडीआई 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगले डीआई पे चलते हैं बच्चों। अगला डीआई हम 16 से 20 तक क्वेश्चन है। निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर है। दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 1994 से और 2000 के दौरान विभिन्न वर्षों में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या, उनका प्रतिशत दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1994 में 35%, 1995 में 60%, 1996 में आपका 50%, इस प्रकार से इनका परसेंटेज दे रखा है। प्रश्न में पूछा गया कि बस यदि 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 35,490, उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि वर्ष 1994 देख लीजिए, ये रहा 1994 में जो ये 35% दे रखा है, ये 35% बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये 35,490 के बराबर। आइए 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से काटो 5 सत्ते 35, 5 निम 45 और 5 अट्ठे 40। इसके बाद में 7 से काट देते हैं हम इसको, 7 एकन 7 और 7 एकन 7 और 7 चौको 28, 1014 बार चला जाएगा। और 100% का मान पूछ रहा है, तो 1014 गुणे 100 कर लीजिए। तो ये आपका 1014 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता आपको ये लोगो चल रहा है, आप ना पढ़ पा रहे हो, तो हमने पढ़ दिया है। उम्मीदवारों की संख्या जो है 35,490 थी। उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर भी आ गया 1014। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले, बताइए। ठीक, ओके। चलिए बच्चों, तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 2000 प्रश्न नंबर 17। क्या लिखा है कि वर्ष 1997 और वर्ष 1999 दोनों में मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या है 53,590। ठीक है, और 1999 में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है 43,060। ठीक, 1997 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और 1999 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितने परसेंट के बराबर थे, ऐसा पूछा। आइए इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम 1999 में परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या जो दे रखी है, वो कितनी है 1999 में? 43,060 इतनी दे रखी है। और 1999 में हम उत्तीर्ण छात्र निकाल लें, पहले पास, तो पास निकालेंगे 43,000। 1999 में पास कितने हुए? 50%। 50% पास हुए तो 43,060। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। 50%, 43,060, इसको हम 1/2 लिखेंगे, 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 और 0। तो ये आपका आ जाएगा 21,530। ठीक है, 21,530 आ गया। अब 1997 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या निकाल लो। 1997 में, तो यहाँ पर देखिए 1997 और 99 दोनों को मिलाकर दे रखा था और कुल संख्या 53,590।
53,590 में से अगर हम 1999 में पास विद्यार्थियों की संख्या जो थी 21,530 घटा दें, 21,530 घटा दें तो बताइए बच्चों ये कितना बचेगा? 32,000 कितना बचेगा? 32,060 बचेगा। अब देखिए, अब प्रतिशत निकाल लीजिए, इसका प्रतिशत पूछा था। तो 21,530 और ये 32,060 बटे में चला जाएगा 21,530 गुणे 100। तो यहाँ देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 149%, 149%, ठीक, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है, ये हमारा आंसर 149%, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18। इसमें लिखा है कि दिए गए लाइन ग्राफ में निम्नलिखित में से किस कथन को निष्कर्षित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि वर्ष 1996 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और वर्ष 1999 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बराबर है। तो देख सकते हैं आप 1996 और 1999, 96 आपका ये रहा, 99 आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पर किसी का मान नहीं दे रखा है, तो हम एक्चुअल में परसेंटेज सिर्फ दे रखा है, तो हम मान कैसे निकाल सकते हैं? वर्ष 2000 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम रहा, ये आप आराम से निकाल सकते हैं, 80%, ये बात सही है। 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम 1994, ये भी बात सही है। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत 1994 में 2000 के बीच 4 अवधियों में बढ़ा और 2 अवधि में घटा, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि निष्कर्षित नहीं किया जा सकता जब उसका कुछ मान ही नहीं दिया है, तो बताइए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ज्ञात नहीं कर सकते तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका पहला सही हो जाएगा और फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए, यदि 2000 में सन 2000 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और 5000 थी, ठीक है, 2000 में, ये 2000 सन है, उत्तीर्ण 5000 थी, इसका मतलब ये है कि 80% की जो वैल्यू है वो 5000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या है कि तो उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो ठीक है, देख लीजिए इसमें 80,000 जो है वो 5000 के बराबर हो गया, तो जीरो से जीरो काट देते हैं और 4 दूनी 8, इसे 4 से काट देते हैं, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो इसको अगर हमें 100% बनाना है तो 50 से गुणा करा दें, 50 से गुणा यहाँ हो जाएगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100%, तो ये जीरो 5 पंचे 25 हो जाएगा और 125 पंचे 625। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया है 6250, ये आपका विकल्प नंबर बी, ठीक है। 80% के 5000 के बराबर है, इसको हमने काटा तो 2% कितना हो जाएगा 125 के बराबर। तो आप 100% निकालेंगे, 125 बटे 2 गुणे 100 कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, ये आ जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है ये 20 नंबर आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है 1999 और 2000 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के बीच अनुपात क्या है? 1999 में 50 और 2000 में आपको कितना दे रखा है? 80, 50 रेशियो 80, जीरो से जीरो काट दो, 5:8 आ गया, 5:8 ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस DI में हमने 20 क्वेश्चन शामिल किए थे, प्रत्येक सेट आपके 20 क्वेश्चन था, तो 20 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं और हमें उम्मीद है पूरा कि इन 20 प्रश्न को आप
बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत करे तो एक बार ज़रूर रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि टीआई सारे आसान नहीं होते। एक आध जो ऐसा क्वेश्चन होता है जो कठिन रखे जाते हैं, आपने शुरू के देखे तो बहुत आसान थे, लास्ट का आसान है, बीच का थोड़ा कठिन कर दिया था टेबल वाला, क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। इसमें हमने अरिथमेटिक क्वेश्चन नहीं शामिल किए, लेकिन हम अगले वीडियो में